नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय ऐसा लगता है कि बगावत भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों में ही बगावत चरम पर दिखाई दे रही है। बगावत पहले भी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है पार्टियों के पास कि कैसे इसको सुधारें। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, तमाम सारे नेता चुनाव में टिकट वितरण से पहले भी बैठते थे और टिकट वितरण के बाद भी बैठते थे, लेकिन इस बार किसी को किसी की चिंता नहीं है। जिसको जो मिला वो छीन के भाग गया है, ऐसा लग रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने नेता हैं, जो 40 साल 50 साल से पार्टी में हैं, वो भी आज टिकट के लिए झगड़ा कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं इन तमाम सारे मुद्दों पर। और अब जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अधिकांश टिकट घोषित कर दिए हैं, ऐसे में अब मध्य प्रदेश का ऊंट किस करवट बैठेगा, इन तमाम सारे मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मध्य प्रदेश में ये जो आज माहौल है, आप लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, करीब 5वां दशक आपको है। क्या लग रहा है कि ये हर साल ऐसा ही होता था या इस बार कुछ अलग तरह का माहौल है? यदि इसकी शुरुआत देखें तो पहले बगावत नहीं होती थी, पहले सबोटेज होता था। क्योंकि जो बगावत करने वाला नेता है वो भी बड़ा ताकतवर होता था, उसका भी जनाधार होता था। आप ख्याल करें 1962 में सिटिंग चीफ मिनिस्टर काटजू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष सबोटेज करके हरा देता है। धीरे धीरे जो नेता हैं उनकी राजनीतिक हैसियत, उनका जनाधार घटता गया, तो सबोटेज करने की ताकत खत्म होती गई। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ दल बदल का। तो दल बदल की भी जो स्थितियां थी वो टिकट मिलने नहीं मिलने को लेकर नहीं होती थी, वो एक गुटबाजी के तौर पर वो होती थी। गुटबाजी भी खत्म हो गई। अब आपको गुटबाजी नजर नहीं आएगी पार्टियों में। अब आ गया पार्टी से बगावत। जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है आपको, उसमें उन सारे पार्टियों का वो पोल खोल दिया है जो ये दावा करते थे कि हमारी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई कुछ नहीं है, टिकट की पार्टी है, टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो हम चले। ये स्थिति देखने को मिल रही है। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जो भी पार्टी को लीड कर रहे हैं नेता, उनका अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर कोई नियंत्रण, कोई प्रभाव या कोई उनका संपर्क नहीं है। आज बहुत सारा जो बगावत जो हमारे सामने जो है, यदि आप उसके मूल में जाएं तो उसमें बहुत बड़ा कारण संवादहीनता नजर आएगी। यदि इन्हीं जो बगावत करने वाले नेता हैं उनसे प्रॉपर संवाद कर लिया जाता तो शायद है कि बगावत का इतना बड़ा रूप देखने को नहीं मिलता। ये तो मालूम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है कि उनके लिए चुनाव में सबसे चैलेंजिंग काम होता है प्रत्याशी चयन। क्योंकि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, इसका तय करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप अनुमान के आधार पर तय करते हैं, कुछ और पैरामीटर्स तय करते हैं। तो जब ये पैरामीटर था पार्टियों में कि जीतने वाला हो या ना हो, लेकिन उसके संस्कार, पार्टी से जुड़ाव, उसकी विचारधारा, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसके आधार पर जब आप टिकट तय करते थे तो विरोध की गुंजाइश कम होती थी, क्योंकि तब तुलना होती थी उन मापदंडों पर। अब सारा कुछ दारोमदार जो है वो जीतने वाले प्रत्याशी पर आकर टिक गया है। तो जो जीत सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, दल बल तमाम जो चीज़ें हैं वो सब उसमें शामिल हैं, उनको लेकर आप करते हैं, तो इसीलिए बगावत होती है। यदि दूसरा कारण बगावत का ये भी है कि जो पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है वो कोलैप्स हो गया है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर। आप दोनों पार्टी के लिए बात कर रहे हैं? दोनों पार्टियों के लिए वो जो है, बीजेपी तो मानती है उसका बहुत स्ट्रांग है, का बूथ कार्यकर्ता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। देखिए, दावा तो बहुत होता है। अब आप देखिए कि बीजेपी में मेंबरशिप मिस्ड कॉल से, उस मिस्ड कॉल को वेरीफाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आप किसी कंपनी से आप सामान खरीदते हैं तो आपको ओटीपी आता है, तमाम चीज़ें होती है, वैसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या बचता है? तो कुल मिलाकर ये है कि जब आपको प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में
आपको इस बात को ध्यान में रखना था कि जो भी पोटेंशियल लोग हैं उनके साथ आप उनको विश्वास में लेकर चलें। वो नहीं हुआ, टिकट बढ़ गए। बढ़ने के बाद संभावित विरोध को देखते हुए एक सेल हर पार्टी में बनाना था, जहां पर असंतुष्ट अपनी आकर अपनी बात कह सकें, अपनी बात रख सकें और उनको समझाया जा सके। और यदि उनकी शिकायत या उनका जो मामला है लगता है कि जेन्युइन है, तो मामला फिर ऊपर के नेताओं तक जाया जाए और कभी पुनर्विचार की जरूरत पड़ती है तो वो भी किया जाए। लेकिन कोई प्रोसेस तरह की कुछ है ही नहीं। सर्वे कंपनी ने तय कर दिया कि आपको ये देना है लिस्ट उन्होंने फाइनल कर दिया। पार्टी संगठन, पार्टी के नेता, इनका कहीं बहुत कोई रोल नहीं है, तो उस कारण ये बगावत आपको भयावह होती जा रही है। हर चुनाव की तुलना में इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों में बगावत अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है, बगावत के साथ साथ उनको मनाने की कोई कोशिश या उनके बगावत को शांत करने की कोशिश करते हुए भी पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। गिरिजा शंकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ये प्रथा रही है कि एक टीम हुआ करती थी नेताओं की जो प्रवास करती थी, और बगावत के समय भी वो नेता लोग जाते थे, जरा पीठ पे हाथ रखते थे, थोड़ा सहलाते थे, प्यार से बात करते थे, लोग मान जाते थे। लेकिन वो जो नेताओं की फौज थी वो सब घर बैठी है। रघुनंदन शर्मा जी हों, मेघराज जी जैन हों, कृष्ण मुरारी मोगे जी हों, हिम्मत कोठारी जो, ऐसे लंबी श्रृंखला है। इसके लिए किसे दोषी माना जाए? आखिर ये सारे नेता काम करने को तैयार है पर इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। नहीं, ये हाल बीजेपी में तो है ही है, दूसरी पार्टियों में भी है। उसके वजह ये है ना कि जब आप सर्वे कंपनी के आधार पर पार्टी चलाएंगे, आपके प्रत्याशी चयन करेंगे सर्वे कंपनी के आधार पर, जो कंसल्टेंट हैं या जो दूसरी कंपनियां हैं वो आपके चुनाव कैंपेन की प्लानिंग करेंगे, चुनाव के मुद्दे तय करेंगे, तो फिर जो सीनियर नेता हैं उनकी कोई खास ज़रूरत पार्टियां महसूस नहीं करती। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो किस तरह भुगतना पड़ता है अभी हम देख रहे हैं कि बगावत के जो स्वर उभर रहे हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। और जो एक परिपाटी इन पार्टियों ने डाली उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। वो ये दूसरे दल से आए हुए प्रत्याशी को चंद घंटों के भीतर टिकट देने की जो उन्होंने परंपरा डाली, मतलब आपके साथ में काम करने वाला कार्यकर्ता या नेता जो 20, 25, 30 साल से काम कर रहा है, उसके जीतने की गारंटी को आप तौलते हैं, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। लेकिन दूसरे दल से आने वाले को ये मान लिया जाता है वो तो विनिंग है और उसको टिकट देने में कोई परहेज नहीं होता। तो लिहाजा उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो बगावत करके जा रहे हैं इन पार्टियों से, उनको दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां जो हैं, उनको तत्काल टिकट मिल रहा है। तो ये जो विशेष सर्किल जो बन रहा है उसका नुकसान कांग्रेस बीजेपी दोनों को हो रहा है। गिरिजा शंकर जी, एक लोग ये जानना चाहते हैं, आप हर सीट पर यहाँ से मूल्यांकन कर रहे हैं, पूरी स्थिति पर आपकी नज़र है और बड़े गहरी नज़र है। आपको क्या लगता है ये बगावत, विद्रोह, विरोध जो भी आप कह लें, इसका आज की तारीख में किससे ज़्यादा नुकसान दिख रहा है आपको, सत्तारूढ़ पार्टी को या विपक्ष को? इसका सत्ता और विपक्ष से ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि किस पार्टी में अधिक विद्रोह है और विद्रोह के साथ में किस पार्टी के विद्रोह करने वाले लोग निर्दलीय या अन्य दलों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि विद्रोह तक सीमित है तो उसका कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि बगावत करके वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, चाहे निर्दलीय के रूप में चाहे किसी और पार्टी के रूप में, तो जाहिर है उस पार्टी को इसका नुकसान होगा। और आज की तारीख में जो सिनेरियो हमारे सामने हैं उसमें अपेक्षाकृत बीजेपी से ज्यादा नुकसान मुझे कांग्रेस में होता हुआ दिखता है। इस तरह अभी ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार लगभग उतार दिए हैं। दोनों में मतलब उनके दोनों के अखाड़े में दोनों के वो पहलवान उतर चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, ये भी तो ठीक है बगावत में कितने लोग उतरेंगे, कितना क्या है, लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश का ऊँट किस करबट बैठकर दिखाई दे रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार सरकार बना रही है या इस बगावत के कारण से बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से इस पर अपन 30 तारीख के बाद बात करें, क्योंकि 30 तक नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन विड्रॉ होगा। तो ये देखना होगा कि बगावत करने वाले नेता दोनों पार्टियों के कितने नेता चुनाव के मैदान में उतरते हैं और उनका फिर नुकसान का आकलन उस आधार पर किया जाएगा किस पार्टी को अधिक नुकसान है। जहां तक सवाल ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ऊंट तो अभी करवट ही नहीं देख रहा है, वो तो ये देख रहा है कि दोनों पार्टियों की चाल क्या है। हाँ, दोनों पार्टियों की चाल को देख के वो अपनी किस करवट बैठना है वो तय कर रहा है अभी। तो ऊंट बताएगा मेरे ख्याल से 30 तारीख के बाद। लेकिन ये तय है कि जो
चुनाव कैंपेन की बात करें हम, तो चुनाव कैंपेन दोनों पार्टियों ने लगभग 6 महीने पहले ही अपना शुरू कर दिया था और सारे पत्ते इन पार्टियों ने चुनाव घोषणा होने के पहले ही खोल दिए थे, चाहे वो लोगों को लाभ देने के लिहाज से हो, चाहे नई योजनाओं के लिहाज से हो, चाहे नए आश्वासन के लिहाज से हो। तो मुझे लगता है कि अब चुनाव तक इनके पास बोलने के लिए क्या होगा, चुनाव प्रचार के लिए क्या बचा होगा, ये बड़े आश्चर्य की बात होगी। अब क्या नया बचा इनके पास? सब कुछ तो हो गया, कांग्रेस का वचन पत्र भी आ गया। तो अब ये देखना होगा कि आगे जो चुनाव का जो रफ्तार जो है वो 30 तारीख के बाद थोड़ी उसमें तेजी आएगी और ये स्पष्ट होगा फिर कि किन चीज़ों को लेकर ये पार्टियां आगे बढ़ रही हैं और लोगों का रिएक्शन क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे और पूरा चुनाव चेहरों पर टिक जाएगा, कमलनाथ वर्सेस शिवराज, और लोगों को तय करना होगा इन दोनों में से किसको चुनते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि पार्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह पाएंगी, केवल चेहरों पर सारा चुनाव टिक जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कमलनाथ वर्सेस शिवराज, कांग्रेस ने तो कमलनाथ जी का नाम घोषित कर दिया है एक तरह से, क्योंकि राहुल गांधी बोल गए, प्रियंका गांधी बोल गए, सभी जितने केंद्र के नेता हैं सबने कमलनाथ जी को टीका कर दिया है। पर शिवराज जी को अभी कोई टीका नहीं हुआ है। शिवराज जी के बारे में कोई भी नेता नहीं बोल रहा है दिल्ली का कि वो हमारे अगले चेहरा होंगे। वो कहते हैं चेहरा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चेहरों का सवाल जो उठ रहा है या उठाया जा रहा है, थोड़ा सा इतिहास की जानकारी कम होने के कारण है। चेहरे जो है कभी घोषित नहीं किए जाते। एक परंपरा है, रूलिंग पार्टी में जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, या चुनाव में वो चेहरा, अगला मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुनाव में चेहरा होता है वो। और विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो शेडो चीफ मिनिस्टर कहा जाता है उसको, और वो स्वघोषित वो अगले चुनाव के लिए वो विपक्ष का चेहरा होता है। चूंकि 80 के बाद 90 के बाद 90 में पहली बार ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को के बदले बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा जो पार्टी अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उसके बाद एक परिपाटी चली आई कि नेता प्रतिपक्ष के बदले जो पार्टी अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री बनेगा। दिग्विजय सिंह उसी लिहाज से मुख्यमंत्री बने जब पार्टी अध्यक्ष के रूप में, कमलनाथ भी जब 18 में मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री बने। तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ का चेहरा और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह का चेहरा पार्टी घोषित करे या न करे, पब्लिक के लिए घोषित चेहरा है। उसको पार्टियां उसको टेक्निकली जिस रूप में लें, तो ये एक परंपरा के लिहाज से चेहरे का सवाल तो कहीं उठता ही नहीं कायदे से। एक आखिरी सवाल है मेरा कि ऐसे समय में जबकि पूरे मध्य प्रदेश में बगावत हो रही है, लोग ऊधम मचा रहे हैं, जबलपुर में जिस तरह की घटना हुई है बड़ी गंभीर घटना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को प्रवास करके, बात करके, घर बैठ के लोगों को बुला के समझाना चाहिए। उसके बजाय शिवराज जी तो पूरी ताकत से लगे हुए हैं सभाएं करने में, वो लगातार एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। समझाने वाला, बुझाने वाला कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो कुछ ज़्यादा व्यवस्थित चुनाव है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने चुनाव प्रबंधन से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है कि आप केवल चुनाव प्रचार करिए और चुनाव प्रबंधन का पूरा काम जो है वो पार्टी और पार्टी के साथ जो दिल्ली से आए हुए नेता हैं वो संभाल रहे हैं। बगावत को लेकर उनका क्या रुख है और क्या उनकी प्रतिक्रिया है वो दिख भी रही है। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि ये बगावत बहुत स्वाभाविक है और स्वाभाविक तौर पर ये बगावत खत्म हो जाएगी, या इस बगावत का बहुत असर हम पर नहीं होगा, या अंदर से उसको वो कहीं रिएक्ट कर रहे होंगे, उसको होंगे तो अलग बात है। लेकिन इसका चुनाव पर ज़्यादा प्रभाव बीजेपी में इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनका चुनाव प्रचार वो बिल्कुल अलग चल रहा है, वो शिवराज सिंह कर रहे हैं। आज देखेंगे नवमी और अष्टमी और दशहरे के दिन भी उनकी आम सभाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी चुनाव प्रचार की उस तरह से जो शुरुआत है अब तक हो नहीं पाई है। तो ये बीजेपी संगठन के बीच में जो अघोषित व्यवस्था हुई है कि हम चुनाव प्रबंधन में मुख्यमंत्री का कोई भूमिका ना हो, आप चुनाव प्रचार करिए और चुनाव प्रबंधन हम करेंगे। तो यहाँ भी आपके सवाल का जवाब मिलता है कि चेहरा तो वैसे ही बिना घोषित के घोषित हो गया। जब चुनाव प्रचार शिवराज सिंह कर रहे हैं तो चेहरा हो गया। तो ये जो स्थितियाँ हैं थोड़ी बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि अनुकूल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे गिरिजा शंकर जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बेशक भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से शिवराज जी को प्रबंधन से दूर करके केवल प्रचार में लगाया गया, तो शिवराज जी स्वाभाविक रूप से चेहरा हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चर्चा हम 30 तारीख के बाद करेंगे, क्योंकि बगावत किस सीमा तक किस पार्टी की जाती है, इसके मूल्यांकन के लिए अभी हमें 2-4 दिन और इंतजार करना होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।